आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी पर। हमारे बीच में उपस्थित हैं जनवादी लेखक संघ के राज्य महासचिव व उपन्यासकार मास्टर रोहतास जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज की जिस तरीके की परिस्थितियाँ भारत में बनी हुई है और इस दौर में अम्बेडकर जी क्यों ज़्यादा पॉपुलर बने हुए हैं, क्यों उसके संविधान को ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, अम्बेडकर जी आज के दौर में कैसे प्रासंगिक है। प्रबुद्ध नागरिकों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर उन संकटग्रस्त परिस्थितियों में बात कर रहे हैं जिससे हमारा देश और पूरी दुनिया लड़ रही है। एक तो कोरोना नामक बीमारी से और दूसरा लोगों की रोजी रोटी का भी सवाल हमारे सामने मौजूद है। साथियों, हम जब पूरी दुनिया पर एक निगाह डालें और हमारे देश पर निगाह डालें तो हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है या राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें लोग अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। तो हम पाएंगे कि पूंजीवाद की जो शुरुआत मानते हैं हम 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से, उसके बाद से लेकर कुछ देशों के अंदर समाजवादी व्यवस्था कायम हुई जो अब भी कुछ देशों के अंदर चल रही है। वो पूरी समाजवादी नहीं भी है तो उन्हें हम समाजवादी कह भी सकते हैं। लेकिन उसके अलावा दुनिया के अंदर जो ज़्यादातर देश है, जिसके अंदर हमारा देश भी शामिल है, उसके अंदर भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही है। और उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर मनुष्य का क्या भला हुआ है ये हम सब के सामने है। तो हम आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के बीच में से ही समझना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, जब वो संविधान की रचना कर रहे थे, जब वो अपनी सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे, जब वो अपनी आर्थिक लड़ाई लड़ रहे थे, या जब वो अध्ययन कर रहे थे, अपना पढ़ लिख रहे थे, विद्वान बन रहे थे, तो वो कौन सी ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के पक्ष में थे जिसके अंदर पूरी मानव जाति का भला हो। लोगों के अंदर अलग अलग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर मत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी वो पूंजीवादी थी। कुछ लोगों ने ये कहा है कि उन्हें समाजवाद से कोई बैर नहीं था, वे समाजवाद के पक्षधर थे। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस समय तक संविधान के माध्यम से ही समझ रहे थे जब तक उनकी किताबें, जो उनकी खुद की रचना की गई है, वो हमारे सामने नहीं आई। क्योंकि 1980 के बाद ही उनका जो लिखा था वो हमारे सामने बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में आना शुरू हुआ है। और जब हमने उनके लिखे हुए काम को अध्ययन किया तब हमें डॉक्टर अंबेडकर का जो चिंतन था, उनकी सोच थी, उसके बारे में पता चलता है। उनके आज हमारे सामने छोटे बड़े भाषण और जो उनके वक्तव्य लगा लीजिए आप, या उनकी कुछ रचनाएं हैं, अलग अलग राजनीतिक सामाजिक पक्षों पर लिखी है, उन्होंने संस्कृति पर जो लिखी है, जब हम उनका अध्ययन करते हैं, वो कम से कम 40 वॉल्यूम में हमारे सामने मौजूद है, तो हमें पता लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो पूंजीवादी सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। उनका एक लेख जो है वो इस बात का गवाह है। जब उन्होंने राज्य और अल्पसंख्यक नाम से उनका एक लेख है, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर राजकीय समाजवाद की वकालत की है। जो कोई भी आदमी इस बात को प्रमाण पाने के लिए उस लेख को अगर ध्यान से पढ़ेगा तो उनका कितना गहरा निष्कर्ष है कि किस तरीके से हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कौन सी ऐसी राजनीतिक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंदर हमारी जो सामाजिक गुणतर है, जिसके अंदर जातियां हैं, धर्म है, उनमें कौन सी जातियां अग्रणी है, महिला की उसके अंदर क्या स्थिति है, कौन सी जातियां जो है अपने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ गई है, उनका विकास कौन सी अर्थव्यवस्था के अंदर हो सकता है। तो उन्होंने उसको राजकीय समाजवाद का नाम दिया। ये अलग बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस सामाजिक पृष्ठभूमि के अंदर पैदा हुए और उन्होंने अध्ययन किया अपने मेहनत के दम पर, बाहर विदेश में जाकर भी,
बहुत सी किताबें पढ़ी और उसके बाद एक चिंतन ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने जो विचार समाज के सामने लेकर प्रस्तुत हुए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास अपने खुद के व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत से अवसर थे, क्योंकि वो उस समय बहुत सबसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में से थे। वो अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, भारत के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी पद हासिल कर सकते, हालांकि उन्होंने पद हासिल भी किए, लेकिन उसके बाद भी जो उनका काम रहा वो काम हमेशा ही उन वर्गों के लिए रहा जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वंचित थे, विशेष करके दलित लोगों के लिए और महिला वर्ग के लिए। क्योंकि हमारे जो भारतीय सामाजिक जो व्यवस्था है या संस्कृति है, जो ब्राह्मणवादी संस्कृति या ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था हम जिसे कहते हैं, मनुवादी, उसके अंदर एक वर्ण है शूद्र, जिसके अंदर 7000 जातियाँ हैं। उसको पूरी तरह से आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछाड़ कर रखा गया, उन्हें दबाया गया, और एक महिलाएं की जो स्थिति थी वो पूरी की पूरी शूद्र वर्ग के अंदर रखी गई। तो इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग जो लगभग 90-95% जाकर बन जाता है, वो हमारा पिछड़ा हुआ सामाजिक रूप से भी रहा, आर्थिक रूप से रहा। उसके पीछे का अध्ययन जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया तो उन्हें लगा कि ब्राह्मणवादी जो अर्थव्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है, ये इन लोगों के हित में नहीं है। इसलिए उनकी जो लड़ाई थी वो ब्राह्मणवाद से सामाजिक रूप में थी और आर्थिक रूप में थी राजकीय समाजवाद के रूप में। उन्होंने सामाजिक जो पिछड़ापन है उसको ही मुख्य कारण माना, और जब अपने चिंतन को वो धार दे रहे थे, उन्होंने बहुत से पहले जब छोटी उम्र में वो कबीर से और महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुए, उसके बाद ज्योतिबा फुले से भी भारत में रहते रहते वो प्रभावित हो चुके थे। लेकिन जब अमेरिका में जाकर और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने पाश्चात्य जो चिंतक थे उनका अध्ययन किया, उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि भारत के अंदर हम कौन सा रास्ता है जो अपनाएं, जिसके अंदर भारतीय समाज में जो एक बहुत बड़ा तबका सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, जो जिसकी ज़िंदगी पशुओं से भी बदतर है, उनको कैसे आगे निकाला जाए। उन्होंने अपनी नौकरी की, अपने जीवन की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की चिंता न करके उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना रात दिन एक करना शुरू कर दिया। अलग अलग अखबार निकाले, संगठन बनाए उन्होंने और आंदोलन किए। बहुत सी जगह उनकी मुठभेड़ हुई, वहाँ उनको चोट पेट भी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई को अपने अनुभव से निरंतर आगे ही बढ़ाया। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने रचनाओं में माना है कि मेरे 3 गुरु रहे हैं या जिनसे मैं प्रभावित रहा हूँ। उनमें उन्होंने महात्मा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले उनको जोड़ा है। अगर हम कबीर, महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले को देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये जो लोग केवल आदर्शवादी सामाजिक चिंतक नहीं थे बल्कि वैज्ञानिक समाजवादी थे, क्योंकि इन्होंने समाज की जो यथार्थ स्थिति है उसको, उसके अंदर जो एक कार्य कारण संबंध जो चल रहा है उसको पकड़ा और उसी आधार पर उन्होंने समाज को जागृत करने की कोशिश की। कबीर ने भी अपने भजनों के माध्यम से अंधविश्वास के खिलाफ, जात पात के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ उस ज़माने में के अंदर आवाज़ बुलंद की, जिस ज़माने के अंदर इन बातों को कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों के अंदर थी। हालांकि रैदास भी इसी परंपरा के हैं। रैदास और कबीर में ज़्यादा फर्क नहीं है, हम भी कई बार फ़र्क कर लेते हैं। वो दोनों हम जोड़ सकते हैं इसके साथ, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जो 3 ही प्रेरणा स्रोत बताए। महात्मा बुद्ध पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को भौतिकवादी रूप दिया। हालांकि उन्होंने धर्म के बजाय दर्शन की बात कही। उन्होंने उस तरीके से समाज को नहीं समझा जिस तरीके से हमारा जो वैदिक सभ्यता थी हमें बताती थी। उन्होंने मनुष्य को अपने दुखों का कारण बताया और अपने दुखों का निवारण भी मनुष्य के पास है। उन्होंने बताया कि संसार के अंदर दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण के लिए उन्होंने अति इच्छा को माना। और वो उनका एक चिंतन जो था वो खाली आदर्शवादी सामाजिक चिंतन नहीं था बल्कि वैज्ञानिक चिंतन था। उसके बाद कबीर के अंदर भी यही बात थी। और फिर हम ज्योतिबा फुले पे आते हैं। ज्योतिबा फुले ने भी ये बताया कि जब मनुष्य के पास आर्थिक साधन नहीं होते तो उसके पास दिमाग भी नहीं होता, और दिमाग
क्यों नहीं होता? कि उसके पास विद्या नहीं होती। और शूद्र वर्ग को और महिला वर्ग को विद्या रहित भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इसलिए रखा ताकि ये समझदार ना बन सके। अगर समझदार बनेंगे तो आर्थिक संसाधनों में अपना हिस्सा मांगेंगे, और अगर आर्थिक संसाधनों में अपना हिस्सा मांगेंगे तो ये लोग भी हमारे बराबर खड़े हो जाएंगे। तो हर बात में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो। उसके अंदर हमारे जो नासमझ और कम लोग हैं, जो अब उच्च जाति में होने की वजह से अब आगे हैं, अब वो लोग आगे नहीं रह पाएंगे। इसके अंदर जो लोग ज़्यादा, जिसके पास ज्ञान समझ होगी, चाहे वो शूद्र जाति से हो, तो वो आगे निकल जाएगा, वो राजा बन सकता है, आर्थिक ताकत भी हासिल कर सकता है। इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पूरी तरह वे वकालत करते रहे, जो सवर्ण लोग थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकारते रहे। तो इसलिए उन्होंने हमारे देश के अंदर राजकीय समाजवाद की बात की। राजकीय समाजवाद का मतलब ये है कि जो शासक वर्ग है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम भारी उद्योग, पूरी कृषि भूमि, और इनको मतलब जो है सरकारी तंत्र के अंदर बैंक और बीमा, सेना, ये सब जो है सरकार के अंडर होनी चाहिए। अगर ये सरकार के अंदर पूरी कृषि भूमि अगर सरकार के अंदर होगी तो कोई खेती और मजदूर नहीं होगा, बल्कि वो सरकार का एक सरकारी नौकर होगा, जिसे ऐसी तनख्वाह मिलेगी जिसमें उसका जीवन गुजर ठीक हो सकेगा, उसका न्याय जो है कहीं न कहीं उसे न्याय मिल सकेगा। दूसरा, बड़े बड़े उद्योग होंगे, उसके अंदर कोई सरकार उद्योग लगाएगी तो उसके अंदर योग्यता के अनुसार आदमी जो है बड़ी पद पर जा सकता है, चाहे वो दलित वर्ग से हो। अगर वो निजी उद्योग रहेगा तो निजी उद्योगों पर सिर्फ एक जाति का कब्जा रहेगा। तो आज भी हम देख रहे हैं कि जितने भारत के अंदर निजी उद्योग है, बड़े उद्योग है, उनके अंदर सिर्फ एक ही वर्ण या एक ही जाति के लोगों के हाथ में है, और इसलिए उनके अंदर जो बड़े बड़े पद है वो भी उसी जाति को मिल रहे हैं जिस जाति के व्यक्ति का उद्योग है। तो इन सब चीज़ों की चिंता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को थी, और इसीलिए उन्होंने इस संविधान के अंदर एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की जिसके अंदर एक आम आदमी भी आगे बढ़ सके। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा कि जो शासक वर्ग रहा उसने इस संविधान को लागू करने में बहुत मतलब जो है कोताही बरती। उन्होंने दोनों व्यवस्थाएं समांतर खड़ी रखी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रगतिशील व्यवस्था जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित थी, जिसके अंदर पूंजीवादी व्यवस्था की बजाय राजकीय समाजवादी व्यवस्था हो। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो एक आवाज़ थी उस समय और जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी, वो इतना ही कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनके हाथ में कभी भी बड़ी सत्ता नहीं आई। हालांकि उनका एक मुख्य नारा था कि पावर इज वर्शिप। उन्होंने अपना मूल मंत्र बनाया कि सत्ता की पूजा होती है, इसलिए वो सत्ता में आने की भरपूर कोशिश करते रहे। और बहुत बार वो अपने लोगों के बीच में जब जाते थे तो बात करते थे कि तुम्हें एक दिन इस देश की शासककर्ता जमात बनना है, क्योंकि संख्या बल में तुम ज़्यादा हो, इसलिए विद्या हासिल करो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। अगर तुम शिक्षित होकर संघर्ष करोगे और संगठित हो जाओगे तो उसके बाद तुम इस देश की शासककर्ता जमात बन जाओगे। और जब शासककर्ता जमात बनोगे तुम, तो फिर उसके बाद ये आर्थिक जो साधन है इनका बंटवारा उचित ढंग से कर पाओगे। ये एक वर्ग के या एक जाति के हाथ में नहीं रहेंगे, बल्कि योग्यता के आधार पर ये इनका बंटवारा होगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान की रचना भी इसी आधार पर की कि इसमें हर व्यक्ति को मौका मिले। और जो उन्होंने सबसे बड़ा हथियार समाज को दिया वो वोट का अधिकार था। और ये उस वक़्त भी उन्होंने उनके साथ जो वामपंथी लोग काम करते थे उनको कहा था, जो उनके यार मित्र थे, कि हमने आपको एक ताकत दी है, आप जो है ये जो सड़कों पर आंदोलन करते हैं उसके साथ साथ आप वोट की राजनीति भी करना सीखिए, क्योंकि वोट भी एक आपकी बात करने का, आपकी बात मनवाने का अधिकार, एक हथियार है। इसलिए आप अगर इसके माध्यम से भी सत्ता में आते हैं तो भी आप अपने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सभी लोगों ने, चाहे वो प्रतिक्रियावादी लोग हैं, चाहे वो प्रगतिशील लोग हैं, या चाहे वामपंथी लोग हैं, उन्होंने उनको समझने में थोड़ा सा समय लिया। और समय लिया तो उसी का जो आज हम हमारे देश के अंदर संकट देख रहे हैं, जिस तरह की ताकतें आज आगे आ गई है समाज के अंदर, ये उन्हीं लोगों की गलतियों का परिणाम है कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समझने में बहुत देर करते हैं।